नमस्कार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स क्लासेस में आज का विषय जो है वो है डेफिसिट डिमांड। और आपको इकोनॉमिक्स क्लासेस में दिए गए वीडियो और यह पसंद आता है डेफिसिट डिमांड तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो यह विषय है डेफिसिट डिमांड, न्यून मांग, हिंदी में इसे न्यून मांग कहते हैं और यह चित्र के द्वारा बड़ा आसानी से समझाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिसिट डिमांड, न्यून मांग। न्यून मांग वह दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि कीन्स थ्योरी मानती है कि आय, उत्पादन और रोजगार उच्च स्तर में अर्थव्यवस्था के संतुलन की स्थिति में उच्च स्तर में ये बराबर होते हैं और सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है। तो लेकिन जब न्यून मांग वह दशा होगी जिसमें जो संतुलन है, मांग उतनी नहीं हो पा रही है जितना संतुलन के लिए आवश्यक है आय, रोजगार, उत्पादन के लिए, और वह कम रह जा रही है, तो ऐसी दशा न्यून मांग कहलाती है। और एडी एग्रीगेट डिमांड यानी कि सामूहिक मांग जो है इज लेस देन एएस। एएस सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई सामूहिक पूर्ति। तो न्यून मांग की क्या विशेषताएं हम देखते हैं। अगर न्यून मांग की स्थिति होगी तो अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, उत्पादन की सक्रियता नहीं रहेगी तो बेरोजगारी रहेगी, अपूर्ण रोजगार संतुलन पाया जाता है। तो हम करेंगे चित्रमय प्रदर्शन न्यून मांग का। डेफिसिट डिमांड को हम चित्र द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जो हम इसको प्रदर्शित करेंगे एक्स और वाई एक्सिस में, तो ये हमने बनाया एक एक्सिस जिसको हम कह सकते हैं वाई एक्सिस, और यहां पे हम प्रदर्शित करेंगे यहां से सीधा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहां पे हम प्रदर्शित करेंगे वाई एक्सिस में एडी एग्रीगेट डिमांड एंड एएस। एंड एएस, ये आपकी जो है यहां पे प्रदर्शित होंगी एग्रीगेट डिमांड एएस सप्लाई। अब आपके लिए यहां पे जो होगा, यहां पे आएगा उत्पाद, आय एवं रोजगार। ये सब संतुलन में रहते हैं जब जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये बराबर होते हैं। अब ये जहां मिलते हैं वहां उच्च स्तर में होता है उत्पाद, आय और रोजगार। अब यहां हम देखते हैं कि जो हम पूर्ति है, जो एग्रीगेट सप्लाई है, वो 90 डिग्री में बनती है, 45 डिग्री में बनती है। यहां पे ये 45 डिग्री में हमने एग्रीगेट सप्लाई प्रस्तुत कर दी। अब हम करेंगे यहां पे हमारी जो वास्तविक अभी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इसके साथ कितनी चल रही है ये देखना चाहेंगे। ये एग्रीगेट सप्लाई डिमांड हो गई, और वर्तमान में वह कितनी डिमांड करता है ये देखने का प्रयास करेंगे। इस तरह, और ये जो है एग्रीगेट सप्लाई हम फिर से यहां पे बना दें।
ये हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए हमारा क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड है, और ये जो हमने ये कलर से दिखाया एग्रीगेट सप्लाई हो गई। अब हमारा जो ये पॉइंट है ये ई कहलाएगा। ये क्यों कहलाया ई? क्योंकि यहां हमारा संतुलन हुआ है और ये बिंदु हमारा ऐसे आ गया, और दूसरा बिंदु यहां पे दिखा रखा है, इसका मतलब ये हमारा इतना अंतर है, यहां पे हम वर्तमान में हैं। ये बिंदु कहलाएगा अपूर्ण रोजगार का, ये बिंदु जो है हमारा कहलाएगा अपूर्ण रोजगार का, क्योंकि हम यहां स्थिति में हैं वर्तमान में। उसका कारण क्या है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, और इतनी कमी है, और यहां पे जो है ये जो है हमारा पूर्ण रोजगार का बिंदु है, ये हमारा जो है पूर्ण रोजगार का बिंदु है। इसका मतलब हम देखते हैं कि अपूर्ण रोजगार पूर्ण रोजगार में काफी गैप है, और यहां से हम सपना बताना चाहें कि ये जो है ये होनी चाहिए थी मांग वास्तव में इतनी, लेकिन हमारी जो मांग है वास्तव में हो कितनी रही है, इस सीध से जाते हुए इसमें हो रही है। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, हमारी मांग जो है इतनी कम है, इसको कहते हैं हम न्यून मांग। न्यून मांग या अपस्फीतिक अंतराल, या अपस्फीतिक अंतराल होनी थी, कितनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए। यहां संतुलन में रह के, और ये जो ये सप्लाई वाली रेखा है यहां से टकरा के जब डिमांड जो है ये वाली, इसको भी एडी हम लिख सकते हैं, AD1, तो AD वास्तव में यहां है और होनी चाहिए थी यहां। जब यहां होती तो संतुलन का बिंदु पूर्ण रोजगार में होता, और पहले जो यहां है अपूर्ण रोजगार में है। इस तरह से हम आगे समझेंगे कि अपस्फीतिक अंतराल कैसे होता है, और ये जो न्यूनतम है इसका सूत्र क्या है अपस्फीतिक अंतराल का या न्यून मांग का, बराबर होता है अपस्फीतिक अंतराल के। और अपस्फीतिक अंतराल का क्या सूत्र है, आगे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कारण है, और इसको ठीक करने के उपाय क्या है, ये आगे पढ़ेंगे। और संतुलन बिंदु से हम पहले ही रह जाते हैं तो ये स्थिति पाई जाती है। और न्यून मांग क्या करेगी, अपस्फीतिक अंतराल को बताती है, जो डिफ्लेशन की स्थिति को दिखाती है। और एडी जो है एएस से जितनी अधिक होती है उस अंतर को मतलब एएस एडी जो है न्यून रहेगी, और एएस से और इस अंतर को अपस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। न्यून मांग जो है वो अपस्फीतिक अंतराल के बराबर है। अपस्फीतिक अंतराल को हम कह सकते हैं पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक मांग जो है वह माइनस अपूर्ण रोजगार स्तर पर वास्तविक सामूहिक मांग का अंतर को बताती है। अपस्फीतिक अंतराल होता है डिफ्लेशनरी गैप। और इसको हम देखना चाहें कि न्यून मांग जो है, न्यून मांग उत्पन्न क्यों होती है भाई, ये विषय है। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये न्यून मांग जो है ये उत्पन्न होने का क्या कारण है, बैंक दर में वृद्धि से। बैंक दर में वृद्धि कर दी तो निवेश मांग में कमी हो गई, तो सब बचत करने चले जाएंगे, निवेश के लिए कम पैसा होगा। सार्वजनिक व्यय में कमी, और बैंक दर में वृद्धि हो गई तो निवेश लेने वाला एकदम से निवेश के लिए पैसा भी नहीं लेता है। सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक व्यय कम हो रहा है तो भी न्यून मांग उत्पन्न हो सकती है। निर्यात मांग में कमी, विदेशों से जो हमारी निर्यात मांग में कमी आ रही है तो उससे भी ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उत्पादन की आवश्यकता कम रहेगी। बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण उपभोग मांग में कमी। बचत प्रवृत्ति, अगर बचत ही नहीं है, पैसा ही नहीं है उपलब्ध निवेश के लिए, तो उपभोग मांग में कमी आ सकती है। करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, अगर पैसे में कटौती हो जा रही कर के द्वारा, हमारे पास बचत व्यय योग आय एवं उपभोग मांग में कमी, बचत कम हो रही है तो भी दिक्कत आ सकती है। सरकार द्वारा चलन मुद्रा पूर्ति में कमी करने
अथवा बैंकों द्वारा साख निर्माण को घटा देने के कारण देश में कुल मुद्रा की पूर्ति में कमी आ सकती है। अगर चलन मुद्रा पूर्ति में कमी कर रही है सरकार और साख निर्माण को भी घटा दिया है तो मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी अल्टीमेटली। अब देखते हैं न्यून मांग के प्रभाव क्या क्या होते हैं। यह प्रभाव मतलब इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा अर्थव्यवस्था में न्यून मांग का, पूरी देश की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी। उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है, रोजगार पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है ये देखने का विषय है। कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यून मांग कम है तो उत्पादक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि उत्पादन के लिए प्रेरक तत्व नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो मांग ही नहीं है, न्यून मांग है तो ये उत्पादन घट जाएगा। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है न्यून मांग से उत्पादन क्षेत्र में? उत्पादक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होगा, उत्पादक क्षमता का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा। उत्पत्ति के साधनों का भी पूर्ण उपयोग नहीं होगा, जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब साधन होते हैं, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। कुछ फर्में कार्य करना बंद कर देंगी, उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है और यह प्रभाव जो थे उत्पादन पर पड़ने वाले हैं। अब देखते हैं रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यून मांग का। रोजगार के स्तर में कमी आती है, रोजगार जो है के स्तर में कमी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, वहां आवश्यकता नहीं है लेबरों की ज्यादा। कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीमत स्तर में कमी आ जाएगी, जिससे उत्पादकों को लाभ में कमी आ जाएगी, तो आगे के उत्पादन के प्रेरणा में भी कमी आएगी। अब देखो, अगर अर्थव्यवस्था या सरकार चाहती है कि हम अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो क्या निर्णय हो सकते हैं या क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को ठीक करने के उपाय जो हैं वो ऐसे राजकोषीय उपाय भी है और मौद्रिक उपाय भी हैं। तो सार्वजनिक व्यय में, राजकोषीय उपाय में हम देखते हैं, यहाँ विभिन्न पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4। सार्वजनिक व्यय में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, करनी पड़ेगी, राजकोषीय उपाय करना है तो वृद्धि करनी पड़ेगी। करारोपण, करों में भार में कमी लानी पड़ेगी, कर जो पड़ रहे हैं लोगों पर कर कम करने पड़ेंगे। सार्वजनिक जो ऋण में कमी लानी पड़ेगी। घाटे का वित्त, बड़े घाटे का बजट बनाना पड़ेगा, अर्थात बड़ा बजट बनाना पड़ेगा ताकि जो अर्थव्यवस्था में है फ्लो में आए पैसा। मौद्रिक उपाय में 2 उपाय हो सकते हैं, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। तो मात्रात्मक उपाय क्या है? बैंक दर में कमी कर दी जाए तो निवेश करेगा व्यक्ति, जहां से उसकी इनकम हो सकती है। खुले बाजार की क्रियाएं जो होती हैं तो वहां क्या करती है? केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद की जाएगी तो पैसा आ जाएगा अर्थव्यवस्था में। नगद कोष अनुपात में कमी करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी रेशियो में जो जितना बैंक को रखना पड़ता है और उसमें कमी कर देंगे तो उनके पास पैसा अधिक होगा ऋण इत्यादि देने के लिए। तरलता अनुपात में कमी कर दी जाएगी, जो बैंक में कोई लिक्विडिटी रेशियो का जो अनुपात होता है उसमें भी कमी कर दी जाएगी, तो इससे अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ जाएगा। गुणात्मक उपाय क्या है? ऋणों की सीमांत आवश्यकता में कमी की जाए, साख की राशनिंग समाप्त कर दी जाए, प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाए और नैतिक प्रभाव डालकर भी हम क्या कर सकते हैं? न्यून मांग को ठीक करने के ये विभिन्न उपाय थे। तो मेरे द्वारा आपके लिए यह विषय डेफिसिट डिमांड प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। और डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अवश्य इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और